मुझे लगा अल्लाह ने बहुत मदद की, बहुत सारे मिरेकल्स हुए, ऐसी चीज़ें हुई मैं सोच भी नहीं सकती थी। कोई एक वीडियो वायरल हो गई, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, उससे लोगों ने सर्च करना शुरू किया, वो माई इम्पैक्ट मीटर मिल गया, उस तरह से फिर तो वो वायरलिटी वो अल्लाह की तरफ से आई, बहुत सारी और चीज़ें अल्लाह की तरफ से आई। कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आई थिंक द ऑपोजिट इज मोर ट्रू। हर सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता ही होता है। पाकिस्तान में क्या वजह है वुमेन लीडरशिप जो है वो कम आगे आ रही है? क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, ज़्यादा मेल ओरिएंटेड माशरा है, या ख़वातीन आगे नहीं आती? कॉम्बिनेशन है। जो चीज़ें आपने कही उनका, और फिर कुछ बायसेस भी हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन है व्हेन इट कम्स टू बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। एक तो ऑब्वियसली औरतों का एक्सपोजर कम होता है, स्पेशली टेक की फील्ड में कम आती है। स्टीरियोटाइप भी कि अगर एक औरत है और स्पेशली अगर वो प्रेजेंटेबल है तो वो टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हो सकती। तो आपके जो सो कॉल्ड मेंटोर्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं, जब उनको लगता है कि भाई आप उनसे आगे निकल रहे हैं या उनके साथ आ रहे हैं, इवन उनके साथ आ रहे हैं, तो एक मेल ईगो जाग जाती है कि देन दे ट्राई एंड पुल यू डाउन। इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू सी यू इक्विवेलेंट। मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई मेल भी आ रहा होगा जो उनको बराबरी दे रहा है या उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो सेम सिचुएशन वहाँ पे नहीं होती है। सेम होती है, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर आ जाता है, मेरे इन्हिसार से निकल गई टाइप चीज। उसकी सक्सेस को जस्टिफाई करने के बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं कि भाई ये इस वजह से, उस वजह से, एक्सेट्रा। अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ कंवल मसरूर विद अनदर एपिसोड ऑफ CXO पॉडकास्ट टॉक ऑफ द टाउन। आज मेरे साथ जो गेस्ट हैं उनका और मेरा नाम मिलता जुलता है और आज हम उनको वेलकम करते हैं, आज बड़ी बातें करें से। अस्सलाम वालेकुम कंवल, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ज़बरदस्त। अच्छा कंवल, अब ये कंवल बोलते भी ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने आप से ही बात कर रहा हूँ। पहला तो मुझे ये बताएं, ये जो पाकिस्तान में वुमेन लीडरशिप है, एक तो काफ़ी कमी है उसमें, मतलब अब बहुत सारे इदारों में हम देखते हैं कि मिड टियर तक तो आपको नज़र आती हैं, फिर टॉप टियर पे आप जो है वो बहुत कम ऐसा होता है। आप चूँकि आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, यू आर फाउंडर एंड CEO ऑफ माई इम्पैक्ट मीटर एंड देन यू आर चीफ कमर्शियल ऑफिसर एट खजाना एज वेल, तो आपके पास एक लीडरशिप आपने देखी है और आप यू आर गोइंग थ्रू विद इट। एक तो मुझे ये है कि पाकिस्तान में क्या वजह है, क्या वो रीज़न्स हैं कि जिसकी वजह से वुमेन लीडरशिप जो है वो कम आगे आ रही है? हम क्या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देते, ज़्यादा मेल ओरिएंटेड माशरा है, या ख़वातीन आगे नहीं आती? कॉम्बिनेशन है। जो चीज़ें आपने कही उनका, और फिर कुछ बायसेस भी हैं। मैंने अपनी लाइफ में सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं पूरी दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन है व्हेन इट कम्स टू बायसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन, और कुछ पाकिस्तान में थोड़ी ज़्यादा एम्पलीफाइड है, कुछ ज़्यादा वो थोड़ा उनका असर ज़्यादा नज़र आता है। अगर मैं बात करूँ फ़ीमेल लीडरशिप की, ये एक ऐसा टॉपिक है कमल जो कि डिस्कस नहीं होता ज़्यादा। मतलब जब हम बायसेस या डिस्क्रिमिनेशन या वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम एक जनरल बात कर रहे होते हैं, मगर व्हेन इट कम्स टू लीडरशिप उस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते। एंड लेट मी टेल यू कि उसमें एक डिफरेंट किस्म के मसाइल हैं, ठीक है। एक तो ऑब्वियसली औरतों का एक्सपोजर कम होता है, औरतें जो है वो कम, स्पेशली टेक की फील्ड में कम आती हैं। एक परसिस्टेंट है एक स्टीरियोटाइप भी कि अगर एक औरत है और स्पेशली अगर वो प्रेजेंटेबल है तो वो टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हो सकती। और ये स्टीरियोटाइप जो है, ये आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, कुछ साल पहले माइक्रोसॉफ्ट की अमेरिका में एक इंजीनियर थी जिसने कोई उसकी वीडियो थी या कुछ, तो लोगों ने उस पर बड़ा कमेंट किया था कि शी डजंट लुक लाइक एन इंजीनियर। तो वो ट्वीट एक चली थी, पूरा एक ट्विटर ट्रेंड चला था वेयर शी हेल्ड साइन एंड उस पे था #I look like an engineer। अच्छा, हाँ। और उसमें मुझे याद है कि सिस्को ने, मेरे पास ट्विटर अकाउंट नहीं था, तो हमारे जो सोशल मीडिया की टीम है सिस्को ने, उस वक्त मैं थी उधर, तो उन्होंने मुझे, सिडनी में थी, तो उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया कि ये तुम भी करो कि I look like an engineer। तो #I look like an engineer, that was like one of my first posts on Twitter because of that I created a Twitter account। तो ये स्टीरियोटाइप है। मुझे याद है कि जब मैं बहुत पहले, जब मैं इंजीनियर बनी पाकिस्तान में सिस्को में, उस वक्त सिस्को में अकेली वाहिद औरत थी मैं पहले तो, और फिर सिस्को मिडिल ईस्ट अफ्रीका का जो पूरा रीजन था उसमें अकेली वाहिद इंजीनियर थी। तो मैं जो भी करती थी ना, यूज्ड टू बिकम द टॉक ऑफ द टाउन, वेरी सिमिलर टू योर पॉडकास्ट। हमारे पॉडकास्ट में हाँ, स्पेशली जो गलत काम करती थी, लोगों को पता होता था कि यार ये उसने वहाँ उस प्रेजेंटेशन में मैस अप किया, ये किया,
और मैं कस्टमर्स पे जाती थी, मैं प्रेजेंट करती थी ना, तो एक मैं उनकी मुझे चेहरे पे स्मर्क नज़र आती थी कि ये लड़की, इसको क्या टेक्नोलॉजी का पता होगा। तो वो एक स्टीरियोटाइप जो है वो एग्जिस्ट करता था, अब बेहतर हो गया, मगर वो एक इट वॉज अ थिंग टू डील विद। और मैं आपको बताऊँ कि मैंने सिर्फ इस वजह से CCIE, एक सिस्को की सर्टिफिकेशन होती है विच इज़ एन इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट, काफ़ी मुश्किल चीज़ है वो, दुनिया में कुछ हज़ार लोग हैं जिन्होंने वो की हुई है, 50,000 60,000 लोग होंगे टोटल। तो वो मैंने सिर्फ इसलिए की टू प्रूव कि भाई मेरे कार्ड पे वो आ जाए, कि टू प्रूव कि भाई आई नो टेक्नोलॉजी। सो ये जो है ये इसको प्रूव करना पड़ता है कि यू नो टेक्नोलॉजी। हाँ, मतलब कि बीइंग अ वुमन, यू नो, पीपल विल जस्ट अस्यूम, मतलब जितना जो मेरे मेल काउंटर पार्ट जितनी मेहनत करते थे उससे मैं कई ज़्यादा भी मेहनत कर लूँ तो फिर भी मेरा वो, मुझे ऐसा लगता था मुझे वो रुतबा नहीं मिल रहा। अच्छा, तो ये एक पहला मसला है। दूसरी बात पर आते हैं। दूसरी बात ये है कि देखिए, हमारे माशरे के अंदर जब आप लीडरशिप की पोजीशन पे जाते हैं ना, तो एक पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती है, एक नेटवर्किंग होती है, उस नेटवर्किंग के थ्रू आपने आगे जाना होता है, उसमें आपको बहुत सारे स्पॉन्सर्स मिलते हैं, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेंटोर्स मिलते हैं। अच्छा, औरतों के साथ मैंने ये एक यूनिक फिनोमेना देखा है, ऑल्दो मेरा ख्याल है शायद मर्दों के साथ भी होता है, बट औरतों के साथ थोड़ा ज़्यादा एम्पलीफाइड है। वो ये कि जब आपके जो सो कॉल्ड मेंटोर्स हैं या स्पॉन्सर्स हैं या नहीं भी हैं, और वो आपके कॉलीग्स ही हैं मगर वो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जब उनको लगता है कि भाई आप उनसे आगे निकल रहे हैं या उनके साथ आ रहे हैं, इवन उनके साथ आ रहे हैं, तो एक मेल ईगो जाग जाती है। अच्छा। और मैंने इसको बारहा एक्सपीरियंस किया है कि देन दे ट्राई एंड पुल यू डाउन, और दे ट्राई टू यू नो, दे इट्स डिफिकल्ट फॉर देम टू सी यू इक्विवेलेंट टू देम। अच्छा, इसमें ये क्या कोई जेंडर बायसनेस होती है? क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि अगर कोई मेल भी आ रहा होगा जो उनको बराबरी दे रहा है या उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रहा है, तो सेम सिचुएशन वहाँ पे नहीं होती है, ये डिफरेंट होता है? उसमें सेम होती है, मगर इसमें एक एक्स्ट्रा एडेड फ्लेवर आ जाता है, दैट बायसनेस, जहाँ पे ईगो और वो चेरी ऑन टॉप हो जाती है, और वो मेरे इन्हिसार से निकल गई टाइप चीज़, तो वो चीज़ होती है। अच्छा, तीसरी चीज़ जो है वो और भी है। तीसरी चीज़ ये है कि औरत की सक्सेस को ना जस्टिफाई किया जाता है। अच्छा, कि अगर औरत सक्सेसफुल है ना, तो ये इस वजह से सक्सेसफुल है, ये इसके ऊपर फलां का हाथ है, इसके ऊपर फलां की ये चीज़ है, इसके ऊपर ये है। भाई, औरत अपनी सक्सेस की वजह उसकी अपनी भी कोई काबिलियत हो सकती है ना। तो ये मुझे जो है, ये आई हैव सीन दिस डन मोर टू द फीमेल जेंडर देन टू द मेल जेंडर, कि उसकी सक्सेस को जस्टिफाई करने के बहुत सारे लोग सामने आ जाते हैं कि भाई ये इस वजह से, उस वजह से, एक्सेट्रा। चौथी चीज़ जो मैंने देखी है वो मैंने ये देखा है कि बहुत सारे केसेस में औरतों को जो बढ़ रही होती हैं, औरतों को ओवर कॉम्पेंसेट भी किया जाता है कि यार इसने घर जाना होगा, नहीं इसको ये ट्रैवल की अपॉर्चुनिटी नहीं देते क्योंकि इसके घर में ना मसला हो जाए, रात के वक्त कैसे जाएगी। अपनी तरफ से वो हमदर्द बन रहे होते हैं आपके बॉसेस या आपके कॉलीग्स, मगर वो हमदर्दी उनको ये नहीं समझ आती कि वो औरत तो एम्बिशियस है, शी वांट्स टू टेक दोज अपॉर्चुनिटीज़, शी वांट्स टू पुट हरसेल्फ आउट देयर, शी वांट्स टू डू दिस। आप जब उसके लिए डिसीजन मेक कर रहे हैं विदाउट एनी अथॉरिटी, शी इज़ नॉट गिवन यू दैट अथॉरिटी टू मेक दैट डिसीजन ऑन हर बिहाफ, and without knowing her circumstances, you're making a decision, आप वो ओवर काइंड होने की कोशिश कर रहे हैं, बट you're actually thwarting her progress. तो that is something else that I've seen. और obviously जब आप एक लीडरशिप पोजीशन में जा रहे होते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, बहुत कुछ करना पड़ता है। तो औरतें हैं जो नहीं कर सकती, उनके डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं, उन्होंने वो उनके लिए मुश्किल होता है, मगर देन देयर आर दोज वुमेन जो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये एक और चीज़ मैंने देखी है। अच्छा, लास्ट चीज़ जो मैंने देखी है वो मैंने ये भी देखा है कि काफ़ी दफ़ा औरतों की, जब औरतें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ती हैं या लोगों से, ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा नेटवर्किंग होती है, गिव एंड टेक चीज़ होती है, तो काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि व्हेन पीपल आर गिविंग टू हर और एंड तो उनको लगता है कि वो दे हैव नाउ सम राइट ओवर हर, कि दे कैन एंटर हर पर्सनल स्पेस और दे कैन बी। और मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को शट अप कॉल्स दिए हैं कि यू नो वेयर बिकॉज यू बिन काइंड टू देम और यू बिन, देखिए जब आप एक, आई थिंक ये भी एक इन्फ्लुएंस करने का तरीका है शायद, नहीं? हाँ, देखिए जब आप एक सर्टेन लेवल से ऊपर जाते हैं ना, तो आपको फिर जेंडर नहीं नज़र आ रहा होता, योर काइंड ऑफ कुछ औरतों की ऐसी पर्सनैलिटीज़ होती हैं, देर वेरी असर्टिव, देर वेरी लाइक, बट जब आप नॉर्मली एक लीडरशिप पोजीशन में जा रहे होते हैं, आपके नीचे लोग होते हैं, ऊपर लोग होते हैं, द जेंडर गोज आउट द डोर,
it's more like you're normal that you have normal conversations with people. तो उसमें जो especially men in power sometimes try to misuse that power and try to get into your personal space, and they hurt you if you give them a. मैं बच्चियों को मेंटोर करती हूँ, बहुत सारी बच्चियों के इस तरह के मसले होते हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ देखो तुम्हारा रिस्क अल्लाह ने लिखा है, जो I mean don't do this or don't let them get into your personal space just because you feel like it's going to hurt you if you don't, because जो होना है वो होना है, रिस्क करना लिखा है, और इज़्ज़त जो है वो it's more important in the longer run. तो ये सारे इश्यूज़ है. अच्छा, हैविंग सेड दैट, ये तो वो हैं जो कि आपके बायसेस हो गए, डिस्क्रिमिनेशन और ये वो सब चीज़ें होगी, मगर कुछ नेचुरल भी और औरतों की आ जाती हैं, कुछ इश्यूज़ आ जाते हैं. औरत ने माँ बनना है, और बहरहाल माँ का जो है वो एक दर्जा थोड़ा, शी इज़ मोर रिक्वायर्ड बाय हर चिल्ड्रन. I mean, your employer can have somebody else, but your children only have you, one mother. मतलब उनकी माँ का कोई मुतबादिल नहीं है. तो उसमें जो है वो उसको बैलेंस करना, obviously if you're breastfeeding, if your child is young, if you've just given birth, और तो वो थोड़े से कुछ नेचुरल इश्यूज हैं जिसमें मैंने, जब मैं ऑस्ट्रेलिया में थी तो मैंने ये देखा कि गवर्नमेंट और वो सोसाइटी जो है वो इस पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है, बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट करती है. वहाँ पे 6 हफ्ते के बच्चा, एक तो ये कि डे केयर इज़ इन एवरी ऑफिस, हर बिल्डिंग, हर दूसरे तीसरी बिल्डिंग्स में डे केयर्स है, और माओ को ये सहूलत है कि वो ऑफिस से ब्रेक लेके जाके ब्रेस्ट फीड कर सके अपने बच्चों को. उनको ये सहूलत है कि वो अपने बच्चे, दे कैन चेक ऑन देयर किड्स एवरी नाउ एंड देन. तो so they give that, the whole framework is created in such a way to encourage women to come to the workforce. अब देखिए पाकिस्तान में 51% औरतें हैं. अगर हम इस तरह की कम्युनिटीज़ बना दें, इस तरह के वर्क स्पेसेस बना दें. जब मैं पाकिस्तान में थी तो मुझे अपने बच्चे को हर जगह में लेके ट्रैवल करती थी. मतलब आई वाज नोन एज द वुमन विद द किड इन द, वो कैरियर में जो है वो बच्चा होता था. और हर जगह मैं दुबई भी जा रही हूँ तो साथ जा रही है, कराची जा रही हूँ तो साथ जा रही है, इस्लामाबाद जा रही हूँ तो साथ जा रही है, साथ मेड का टिकट मैं खुद लेती थी. अच्छा. तो वो भी साथ जा रही है. तो बट मगर मैं एम्बिशियस थी, मुझे करना था, मगर एट द सेम टाइम मुझे अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड भी करना था. मुझे अपने बच्चे के लिए आई वांटेड टू बी देयर एज वेल. आई वाज अ वेरी फिनिकी मॉम एज वेल. तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट मैनेजिंग. तो आई फील कि ये सारी वो वजूहात हैं जिससे आपको वुमेन लीडरशिप जो है वो एक, एंड आई थिंक सम ऑफ दीज थिंग्स कैन ईजिली बी चेंज्ड. अच्छा, वेरी नाइसली क्यूरेटेड. एक और पहलू भी है जो कि थोड़ा सा अक्सर लोग बात करते हैं, मैं खैर अपनी बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरी जो दोस्त हैं वो नाराज़ हो जाएंगी, बट एनीवेज हमने अभी रिसेंटली CXO वुमेन का भी एक स्टार्ट किया है, तो उसको सबाहत देख रही हैं और हम लोग मिलके कर रहे हैं. बट एक चीज़ है कि हम लोग जब भी कभी इस तरह कोई नेटवर्किंग इवेंट करते हैं, फॉर इंस्टेंस कोई डिनर्स होते हैं या कोई हमारी ऐसी गेट टुगेदर होती है जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है टू मीट विद पीपल और फिर नेटवर्किंग का होता है, तो वहाँ पे भी जो रेशो है वो बहुत उनका उसको बहुत ड्रॉप डाउन होता है. हालांकि हम उनको अपॉर्चुनिटी, हम तो नहीं, मतलब देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी बट वो आ सकती हैं, पार्टिसिपेट कर सकती हैं, बहुत लो नंबर होता है. फिर वो अक्सर लोग हम होता ही है कि कोई एक इवेंट कर रहा है और वहाँ पे उनका वो ड्रॉप आउट आ गया और उसके बाद फिर वो बैशिंग करते हैं लोग कि जी आपकी तो फीमेल रिप्रेजेंटेशन ही नहीं है. ये भी एक बड़ा एक एलिमेंट है पाकिस्तान में कि उनकी प्रेजेंटेशन वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल नहीं करती हैं. आई अंडरस्टैंड कि उनकी वो फैमिली कंस्ट्रेंट्स हैं, वो वर्क लाइफ बैलेंस बड़ा मुश्किल होता है, बट ये चीज़ है हमारे ना पाकिस्तान में स्पेशली when it comes to parents in law, when it comes to domestic issues, वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये अस्यूम किया जाता है कि औरत ने घर में, इवन इफ बोथ आर वर्किंग, फिर भी कि औरत ने घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालना है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी औरत की ही अस्यूम की जाती है. और जो औरत जॉब कर रही होती है उसको पहले ही बड़ा सुनना पड़ता है कि वो जो है वो बाहर निकली हुई है, मैं तो पहले ही कह रहा था मत करो, हाँ मैं तो ये, मैं तो वो. और फिर उसके बाद अगर फिर बाद में नेटवर्किंग इवेंट्स में भी जा रही है तो ये रियलिटी है. और ये हमारी सोसाइटी की एक बहुत मुश्किल देखिए ना, इस तरह एक गैप डेवलप हो रहा है. उस गैप को वो जो वुमेन रिप्रेजेंटेशन है वो उसको उस गैप को फिल नहीं कर रहा है. और वही होता है कि फिर वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को मेल अवेल कर रहे होते हैं और फिर वो चीज़ वहीं रह जाती है, फिर उनके पास वो लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं. तो ये चीज़ तो है.
बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एंड आई थिंक इसमें मर्दों का बहुत ज़्यादा रोल है। कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। आई थिंक द ऑपोजिट इज़ मोर ट्रू। हर सक्सेसफुल औरत के पीछे एक आदमी का हाथ होता ही होता है। अब देखें, अगर मैं अपनी एग्जांपल ले लेती हूँ। अगर माय हस्बैंड, अगर वो मैं ट्रैवल करती हूँ, पूरी दुनिया ट्रैवल करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ, अगर वो बच्चों के ऊपर से हाथ उठा ले और ना देखे और ना मुझे सपोर्ट करे, तो क्या कर लूँगी मैं? मतलब हाउ कैन आई डू दैट? समबडी हैज गिव अप करना पड़ेगा ज़ाहिर। तो मुझे गिव अप करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें मुझे गिव अप करनी पड़ेंगी। तो मेरा ख्याल है कि मेरी सक्सेस में उसका बहुत बड़ा हाथ है। ऑल्दो मुझे ये भी लगता है कि थोड़ा सा जब औरत की सक्सेस की बात आती है, ज़रूर हस्बैंड के बारे में बात ज़रूर होती है, तो और जब मर्द की आती है तो इतनी नहीं होती, विच इज़ अ बिट अनफेयर, बट इट्स ट्रू। उसकी मेरी आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट टू माई हस्बैंड, एंड आई थिंक के मर्दों को वो वाली कंसिडरेशंस ही नहीं उनके सामने आती, या वो इतनी कंसिडरेशंस करते ही नहीं, या सपोर्ट सिस्टम्स ऐसे नहीं, उनसे वो एक्सपेक्टेशंस नहीं हमारे कल्चर में जो कि एक औरत से एक्सपेक्टेशंस हैं। और ये सिर्फ मर्द ही है जो कि उसका पार्टनर है, और इफ़ दैट वुमन इज़ मैरिड, तो जो उसका पार्टनर है जो कि उसको ये सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ, जो मर्जी जाके करो। इवन फादर्स भी my and I was very lucky in that way, very lucky in that way, because my father was, you know, that strong force जो कि मेरी बेटी तो पता नहीं क्या चीज़ है, that type force. My brother was like that, and then my husband's like that as well. So अच्छा, क्योंकि आपका एक स्टार्टअप भी रहा है माई इम्पैक्ट मीटर, और बड़ा एक्सीलेंट स्टार्टअप है, प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट इज़ वेरी गुड, और कोई मेरे ख्याल में इस एरिया में काम कर भी नहीं रहा, तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी एक देखी है, और साथ साथ में आपको वो भी आइडिया होगा कि हम लोग एक स्पैन हमारे पास आया था जिसमें हमने बहुत बड़ी बड़ी इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स को पाकिस्तान में हम लाए। अभी बहुत सारी कंपनीज बंद हुई, फिर स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग विद कि जी ठीक है कंपनीज़ को यहाँ पे सपोर्ट मिले। सो ये दोनों चीज़ें मैं पैरेलल पूछूंगा, एक तो स्टार्टअप वाला जो हमारा है इस वक्त, आप इसको किस तरह देख रही हैं, एंड देन बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, व्हाट सॉर्ट ऑफ चैलेंजेस यू हैव फेस्ड, क्या कंपनी जब बिल्ड की, क्या सपोर्ट अपार्ट फ्रॉम योर फैमिली सपोर्ट, बट वो इकोसिस्टम का थोड़ा सा अगर आप ब्रीफली हमें। देखिए, पाकिस्तान के अंदर पहले वो बात कर लेते हैं जो आपका पहला क्वेश्चन है, कि एक वक्त था कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही थी और एकदम से वो इन्वेस्टमेंट रुक गई और हमने कुछ बड़े स्टार्क फेलियर्स देखे। उसकी कुछ मैंने उसके ऊपर काफ़ी डिस्कशंस किए हैं, बहुत लोगों से बात की है। मेरा ख्याल है उसके कुछ फंडामेंटल वजूहात है। एक तो ये कि क्योंकि हमारे पास बहुत कम स्टार्टअप्स थी, तो हमें वो फेलियर्स हमारे लिए एम्पलीफाई हो गए। फेलियर्स बहुत सारे सिलिकॉन वैली में होते हैं, बहुत सारे बाहर भी होते हैं, मगर क्योंकि बहुत सारी वहाँ पे स्टार्टअप्स हैं और कुछ सक्सेसफुल हो रही हैं, कुछ फेल हो रही, तो इस वजह से उनकी एम्पलीफिकेशन इतनी ज़्यादा नहीं होती है, और प्लस वो बहुत अरसे से फंड्स आ रहे हैं ना, पाकिस्तान में एक ही दफ़ा आया और वो हो गया। तो एक तो ये है कि आई थिंक हमने उसको ओवर प्रोजेक्ट भी कर दिया। Startups fail all the time. 99% of the startups fail. Only 1% become highly successful. And this is how VCs work. VCs काम ही इसका करते हैं कि भाई इन्होंने अगर 100 startups में इन्वेस्ट किया है तो 95 ने फेल होना है, 5 मगर जो है वो इतनी वो उसको भी रिकवर कर देंगे और 1000 गुना और भी आपको दे देंगे। तो ये दिस इज़ देयर बिजनेस मॉडल VCs का। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात जो है वो ये है कि पाकिस्तान की मार्केट में आई थिंक जो वैल्यूएशंस हैं वो सही तरह से नहीं हुई थी, क्योंकि देखिए पाकिस्तानी मार्केट अभी मैच्योर मार्केट तो नहीं है ना, अभी तो स्टार्ट हो रहा है इसमें। और इसमें जो है वो आपने एक तो अच्छी बात है कि ब्लू ओशन है, ठीक है, आप आ रहे हैं, आपका कंपटीशन नहीं है, मार्केट में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है, मगर फिर भी स्टार्ट है, मार्केट की मैच्योरिटी उस लेवल की नहीं है, जिसकी वजह से अब देखिए मैं माई इम्पैक्ट मीटर की बात करती हूँ। माई इम्पैक्ट मीटर जो है वो एक चैरिटेबल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि सारी चैरिटी को एक जगह पे ले आता है। डोनर्स हर तरह की चैरिटी एक ही प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, मगर डोनर्स जो है वो पहले से वो मस्जिद में डाल देते हैं, फ़कीरों को दे देते हैं रोड पे, ये सारे आपके ऑल्टरनेटिव्स हैं ना। तो एक माइंडसेट चेंज करना टेक्स टाइम, कि लोग जो है वो एक ऐप डाउनलोड कर रहे हैं या वो ऑनलाइन जा रहे हैं और वो उसके थ्रू अपनी सारी चैरिटी कर रहे हैं, उससे उनको बहुत फ़ायदा भी हो रहा है। भाई स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा है कि बहुत सारे लोग आते हैं वो फिर रह जाते हैं, क्योंकि उनको वॉलेट मिल जाता है, उनको बार ग्राफ्स चार्ट्स मिल जाते हैं, उनको पूरी रिपोर्ट मिल जाती है, उनको ट्रेसेबिलिटी मिल जाती है, ये भी पता चलता है कि किसको वो किसको दिया, वो शनाख्ती कार्ड नंबर डाल के डिजिटल वाउचर्स दे सकते हैं फॉर ग्रोसरी, फॉर एजुकेशन।
तो या अपनी तरफ से शनाख्ती कार्ड नंबर डाल सकते हैं। जो पहले से डले हुए हैं उनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, उनमें से जिसको कुछ नहीं मिला उसको दे भी सकते हैं। सो इट्स very individualized in that way. But for people to take that step to download the platform My Impact Meter को डाउनलोड करें और उस पर अपनी प्रोफाइल बनाएं, इट्स अ फ्रिक्शन, ठीक है, और द मार्केट इज़ नॉट यूज्ड टू इट, तो वो टाइम लगता है। मार्केट अभी पाकिस्तान की उस तरह की मैच्योरिटी लेवल पे नहीं है। कितना टाइम हुआ इस कंपनी को आपको? लॉन्च हमने किया था 2023 रमज़ान में। अच्छा, तो हमें बहुत अच्छी ट्रैक्शन मिल गई और वो अल्लाह की तरफ से मिली। ये मुश्किल नहीं हुआ क्योंकि ये अवेयरनेस देना कि जिस वक्त आपने डोनेशन देनी है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, तो हम कोई नज़दीकी मदरसा मस्जिद या इस तरह को ट्रिब्यूट करते हैं, ऐप का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता दिमाग, नहीं आता ना ऐप का कॉन्सेप्ट। तो ये काफ़ी हमें बहुत मुश्किल हुई शुरू में। ऑब्वियसली हमारे पास इतने बूटस्ट्रैप स्टार्टअप थी और वो हमारे पास उस तरह के फंड्स नहीं थे कि हम कोई वाइड स्प्रेड मार्केटिंग करते। मगर मेरा ये इसमें ना बहुत ज़्यादा एक आई वॉज कमिंग फ्रॉम अ फ्रेमवर्क ऑफ दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ कि इसमें मेरी एक लेगेसी बननी है। इट वाजंट अ मॉनेटरी वाजंट द फर्स्ट थिंग फॉर मी इन इट। तो इसलिए मैं पैसा डाल रही थी, वाज बूटस्ट्रैप, वाज अर्निंग फ्रॉम एल्सवेयर एंड पुटिंग मनी हियर। नंबर 1। नंबर 2, मुझे लगा अल्लाह ने बहुत मदद की, बहुत सारे मिरेकल्स हुए, विच इफ़ यू थिंक अबाउट इट तो ऐसी चीज़ें हुई वो मैं सोच भी नहीं सकती थी। कोई एक वीडियो वायरल हो गई, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, उससे लोगों ने सर्च करना शुरू किया, वो माय इम्पैक्ट मीटर मिल गया, उस तरह से फिर तो वो वायरलिटी वो अल्लाह की तरफ से आई। बहुत सारी और चीज़ें अल्लाह की तरफ से आई। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, कुछ उनको हमारा एक फ़ीचर था ये वॉलेट वाला फ़ीचर, वो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स को बहुत ही अच्छा लग गया कुछ को। और वो इसलिए क्योंकि नॉर्मली वो अपनी चैरिटी खुद नहीं करते, वो उनकी चैरिटी जो है वो उनके करोड़ों रुपए की एक तो उनकी चैरिटी होती है, और दूसरा ये कि उनकी चैरिटी उनके मैनेजर्स करते हैं या कोई और, वहाँ से पिलफ्रेज होने का डर होता है, उन्हें पता नहीं होता कहाँ गई, ये नहीं मतलब। सो अगर एक ही दफ़ा अपने वॉलेट में डाल दें, अब वॉलेट से कहीं और जा ही नहीं सकती, सिर्फ चैरिटेबल कॉजेज़ में जा सकती है, और वो अपना ऐप खोल के किसी भी वक्त देख सकते हैं पूरी हिस्ट्री, कहाँ गई, क्या गई, किसको गई। तो विजिबिलिटी, तो वो ट्रांसपेरेंसी आ गई। तो वो इसलिए अल्लाह ने ऐसी मदद की कि कुछ लोगों में, कुछ सेगमेंट्स में वो बहुत ज़्यादा, फिर जो बाहर बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं उनमें बहुत पॉपुलर हो गई। हालांकि हमने इतनी मार्केटिंग भी नहीं की अभी, मगर उनमें फिर भी पॉपुलर इसलिए इतनी ज़्यादा हो गई क्योंकि वो पाकिस्तान में हेल्प करना चाहते हैं। एंड देयर इज़ नो ईजी वे, पहले रिश्तेदार को भेजें, रिश्तेदार किसी को, मतलब बहुत एक मुश्किल फ्रिक्शनफुल तरीका है हेल्प करने का। इसमें यह है कि वो अपनी ऐप खोलें, क्लिक करें और अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करके पाकिस्तान में किसी की भी हेल्प करें। सो इट्स वेरी कन्वीनियंट। तो ये हमें सेगमेंट्स मिल गए। एनीवे, कमिंग बैक टू दैट कि पाकिस्तान के अंदर वैल्यूएशंस जो है ना वो क्योंकि मार्केट बहुत नहीं है, वैल्यूएशंस बहुत हाई हो गई। मेरा अपना ओपिनियन ये है कि देखें, वीसी जिस तरह ऑपरेट करता है ना, वो ऑपरेट ही इस तरह करता है कि उसको 100, 200, 300% ग्रोथ चाहिए होती है नेक्स्ट राउंड में। जब आपका सीड राउंड है, उसका सीरीज़ ए होता है, सीरीज़ बी होता है, सीरीज़ सी होता है, आपने मेंटेन करना है ना, जब तक कि आपका ब्रेक इवन नहीं होता आपने मनी रेस करना है, आपने वीसी फंडिंग लेकर आनी है। यू हैव टू इंश्योर कि आप जो है वो सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन और रेवेन्यू इंक्रीज दिखा रहे हैं बिटवीन एवरी रेस। तो अगर आप बहुत ज़्यादा शुरू में सीड में या सीरीज़ ए में या सीरीज़ बी में बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन ले जाएं तो फिर आप अगली फंडिंग नहीं ले सकते। आपकी 100% ग्रोथ आप कैसे दिखाएंगे, 200% ग्रोथ आप कैसे दिखाएंगे। तो ये वैल्यूएशंस का मुझे ऐसा लगता है कि जो कंपनीज हमारी कुछ डाउन भी गई हैं, वो फंडामेंटल प्रॉब्लम उनके बिजनेस मॉडल में नहीं थी, फंडामेंटल प्रॉब्लम उनकी वैल्यूएशन में थी। तो ये सेकंड। तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म पाकिस्तानी मार्केट में बहुत कम है ना। कुछ हमने कंपनीज ऐसी देखी जिन्होंने फोकस नहीं किया। एक तो बहुत ज़्यादा डीफोकस हो गए, पिवट पहले किया, फिर बहुत ज़्यादा डीफोकस हो गए, फिर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट कर दी लॉजिस्टिक्स में, वेयर हाउसेज़ में, इस तरह की चीज़ों में। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स का बिज़नेस बड़ा अच्छा रह सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली बहुत डेंस पॉपुलेशन है। मतलब ऑस्ट्रेलिया में जो है वो 22 मिलियन लोग हैं और अमेरिका जितना लैंड साइज़ है। कराची में 22 मिलियन लोग हैं और कराची जितना लैंड साइज़ है। तो ऑब्वियसली कराची मार्केट इज़ मच ईजियर टू पेनिट्रेट देन, इट्स मच लेस कॉस्टली देन टू पेनिट्रेट ऑस्ट्रेलियन country for 22 million to reach 22 million people. तो वैसे अगर आप थ्योरी में देखें तो बड़ा अच्छा, मगर प्रोफेशनलिज्म नहीं है ना। तो वो जो लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है उसमें पेट्रोल की प्राइसेस, प्रोफेशनलिज्म नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को बहुत वो इन्वेस्टमेंट कर चुके थे थ्योरी की बेसिस पे विदाउट गोइंग एंड टेस्टिंग द वाटर।
तो उसकी वजह से जो है वो बहुत नुकसानात उठाने पड़े। तो ये पाकिस्तान के जो है ये फंडामेंटल इश्यूज़ रहे। हैविंग सेड दैट आई स्टिल थिंक कि पाकिस्तान इज़ अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर यूनिकॉर्न्स। देखिए पाकिस्तान जो है वो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, वॉल्यूम बिजनेस बहुत ज़्यादा है, आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने आना ही है इसके ऊपर। ये जो डिजिटलाइजेशन हो रही है, अब गांव के अंदर स्मार्टफोन्स जा रहे हैं, पॉपुलेशन के अंदर पेनिट्रेशन हो रही है, बैंडविड्थ की पेनिट्रेशन हो ही रही है, मतलब हर जगह जो है वो अब कनेक्टिविटी आना शुरू हो गई है, क्योंकि 4G फैल रहा है। ऑल्दो फाइबर ये वो नहीं है, तो वो फ़ोन पे ही ज़ाहिर हम लोगों के पास स्मार्टफोन्स आ रहे हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे उनके घरों में खाने को नहीं है मगर उनके पास स्मार्टफोन ज़रूर है। चाइना और बहुत सारी और मतलब चीप स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, तो एक्सेस और कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसकी वजह से मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत बट आपको लगता है कि एज अ मार्केट हमारा जो साइज़ है वो ऐसा है कि यहाँ पे कोई यूनिकॉर्न बिल्ड हो सकता है? फिर क्या मिसिंग है? मतलब लॉजिस्टिक्स बिजनेस को मैं समझता हूँ बहुत रिस्की है इन टर्म्स ऑफ के, क्योंकि फ्यूल प्राइस कभी भी ऊपर नीचे हो जाती है। बहुत सारी लॉजिस्टिक कंपनीज बंद हुई हैं पिछले कुछ सालों में, और हम ज़्यादातर डिजिटल बिजनेस को ई कॉमर्स की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, जबकि और बहुत सारे एरियाज़ हैं। सेकंड हाईएस्ट प्रायोरिटी हमारी होती है फॉर द फिनटेक्स, एंड थर्ड हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है हमारी हेल्थ टेक के ऊपर। बट अभी भी बहुत बड़ा डोमेन यहाँ पे खाली है। बट बीइंग एंटरप्रेन्योर, आपको लगता है कि पाकिस्तान इतनी फर्टाइल मार्केट है या इतनी बड़ी मार्केट है कि यहाँ पे एक यूनिकॉर्न बिल्ड हो सकता है? मेरा ख्याल है हो सकता है, मगर उसके लिए देखिए पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इस तरह के सॉल्यूशंस लेकर आएँ कि आप उस पॉपुलेशन को एड्रेस कर सकें, पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा डेटा निकल सकता है, एडवर्टाइजमेंट मार्केट बिल्ड हो सकती है। पाकिस्तान में लोगों की परचेसिंग पावर बहुत लो है मगर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है ना, तो वो जो परचेसिंग पावर लो है वो वॉल्यूम से ऑफसेट हो सकता है। और फिर पाकिस्तान में अभी तक उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर और वो चीज़ें नहीं बनी हुई, विच मीन्स कि पाकिस्तान में गैप्स बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं। अभी जैसे देखें ना, आपने एक काम किया हुआ है कि आपने एक ऐप बनाई है, बट आप उसको क्रॉस द बॉर्डर आप उस पर काम करें, बाहर के भी आपके यूज़र्स हैं जो कर रहे हैं। ये वाला भी एक है, तो आपने प्रोडक्ट बनाई, तो ये प्रोडक्ट माइंडसेट होना कि मैं एक बनाऊँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं सिर्फ पाकिस्तान मार्केट को देख रहा हूँ, बट आई थिंक मैं इंटरनेशनल मार्केट को भी देखूँ और मैं लैंड पाकिस्तान में पैसा करूँ, तो ये एक काफ़ी बड़ी कंट्रीब्यूशन हो जाती है। बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। हमने ना शॉर्टकट्स, हमने ये देखा कि कहाँ पे हम अपनी कॉस्ट को बहुत लो करते हैं। आपको एक एग्जांपल देती हूँ। अब देखें, जब हमने लॉन्च किया ग्रोसरी वाला मॉड्यूल, तो अब वो आपके है उसमें ग्रोसरी वाला मॉड्यूल इस तरह से कि आप किसी को डिजिटल वाउचर दे सकते हैं ग्रोसरी का, ठीक है, तो वो अपने घर के करीब वाली दुकान से जाके वाउचर दिखा के ग्रोसरी, इट्स लाइक इजी पैसा जैज कैश, बट नॉट फॉर कैश फॉर ग्रोसरी। इसी तरह ये एजुकेशन वाला है कि उसकी स्कूल को डायरेक्ट फीस चली जाती है और बच्चे। अच्छा, जब हमने ये लॉन्च किया तो अब मसला ये हुआ कि लाहौर ही की ग्रोसरी स्टोर्स लेकर, क्योंकि ये जो कम्युनिटीज़ हैं जिनको आप राशन दे रहे हैं वो तो कच्चे इलाकों में और कहाँ रहते हैं, उन दुकानों को ऐप पे लेकर आना वो कॉस्ट प्रोहिबिटिव। हमने पहले लेकर आना इस तरह शुरू किया, मगर जहाँ आप जिस दुकान को लेकर आते थे उसके पास कोई ग्रोसरी नहीं देता, ग्रोसरी तो वो दूसरे मोहल्ले में मिलती थी, तो वो वहाँ पे दुकान नहीं होती थी, फिर वहाँ पे भाग रहे हैं उस दुकान, तो इट बिकेम वेरी कॉस्ट प्रोहिबिटिव। तो हमने सोचा यार दिस इज़ नॉट गोना वर्क, तो हमने उसका जुगाड़ ये निकाला, वे अराउंड ये निकाला कि जब किसी को ग्रोसरी मिलती, हमने कॉल सेंटर बना लिया, हम उसी को कॉल करते, हम कहते भी तुम्हें ग्रोसरी मिली है, तुम इस तरह करो अपने घर के करीब वाली दुकान पे जाके माइज़ा दुकानदार से बात करा दो। वो घर के करीब वाले दुकान पे जाते, हमारी दुकानदार से बात कराते, हम 5 मिनट में उस दुकानदार को ऑन बोर्ड कर लेते, उनकी बड़ी सिंपल सी उर्दू में ऐप है, वो 5 मिनट में ऑन बोर्ड हो जाते और हम वहाँ से वो ग्रोसरी ले, अगली दफ़ा वो दुकानदार ऑन बोर्ड। इस तरह हमने हज़ारों दुकानें पाकिस्तान में, अब हमारे पास पूरी पाकिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध, अंदरून, ये क्या नाम है, सिंध, साउथ पंजाब, आज़ाद कश्मीर, गिलगित। और उनको रियल टाइम पे पैसा मिलता है? उनको रियल टाइम, शुरू में रियल टाइम पे, जैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए शुरू में रियल टाइम पे जायज़ कैश पे, फिर मगर अदरवाइज जब वो एक दफ़ा ऑन बोर्ड हो जाता है तो फिर हर मंडे के मंडे हम जो है वो भेजते हैं उनके अकाउंट्स में पैसे। तो इस तरह जो है वो दिस वाज अ वर्क अराउंड ना, इट सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड आवर कॉस्ट। तो मगर पाकिस्तान में ये चीज़ पहले थी ही नहीं, जो एहसास प्रोग्राम या और चीज़ें उनमें, वो एहसास प्रोग्राम में भी होता था कि वो दुकानदार किंग बना बैठा होता था, उसके पास सारी लिस्टें आती थी, आधा वो खुद रखता था, आधा वो देता था,
तो इसमें द कंज्यूमर इज़ द किंग, मतलब जो बेनिफिशियरी है उसकी बड़ी इज्जत भी बन जाती है। दुकानदार को पता है कि हर महीने अब इससे 6, 7, 8, 9, 10 हज़ार जितने भी इसके थ्रू आने हैं उसकी इज्जत भी करता है। उसे पता है कि इसकी इज्जत नहीं करूँगा किसी साथ वाली दुकान पर चली जाएंगी बेवा। तो इस तरह के पाकिस्तान में बिजनेस मॉडल्स ढूंढने की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान इज़ अ वेरी फर्टाइल मार्केट, उसमें अपॉर्चुनिटी बहुत है। अगर देखा जाए कि गैप कहाँ पे लेटेंट कैपेसिटी है, कहाँ पे फ्रिक्शनलेस कर सकते हैं, कहाँ पे जो है वो स्टेप्स कम किए जा सकते हैं, कहाँ पे मास कस्टमाइजेशन की जा सकती है, कहाँ पे सिग्निफिकेंट कॉस्ट रिडक्शन की जा सकती है, कहाँ पे, तो ये पाकिस्तान को स्टडी करके और वो गैप स्टडी करके, बाहर वो वाले गैप्स अभी एग्जिस्ट नहीं करते जो पाकिस्तान के अंदर जितनी अपॉर्चुनिटी और जितने गैप्स एग्जिस्ट करते हैं। कमल, आपका क्योंकि टेक्निकल बैकग्राउंड भी आपने बताया कि आप एज एन इंजीनियर भी रही हैं, और उसके बाद अभी प्रीवियसली हमने कुछ आपकी वो जितना भी आपका वो एक रहा जिसमें आपने डिफरेंट चीज़ों पे बात की है, अभी आप थोड़ा क्लाउड पे भी काम कर रही हैं, इसके अलावा यू नो सो मेनी थिंग्स अबाउट IT एंड टेक्नोलॉजी एज वेल। तो एक तो इस पे मुझे बताएं जो पाकिस्तान में हम ओवरऑल देख रहे हैं, और आई थिंक इस वजह से आपको ये भी हेल्प हुई होगी कि आपने अपना एक स्टार्टअप खड़ा किया, बट बीइंग टेक्निकल कितना ये मुश्किल था कि रनिंग अ बिजनेस, ये कॉन्सेप्ट आना, ये आइडिया आना, इसकी एग्जीक्यूशन, स्टोर्स के साथ बात करना, ये करना, वेंडर, ये सब तो टेक्निकल आदमी के लिए मुश्किल होता है। तो ये भी एक एरिया है जिसको फिर ये कैसे किया है? देखिए, मेरा बैकग्राउंड बेशक टेक्निकल है, उसके बाद मैं सेल्स में आ गई थी, जिसको मैं ग्लोबल अकाउंट डायरेक्टर बन गई थी। वहाँ पे मुझे ये बॉदर करना शुरू किया, आई शुड डू समथिंग, आई हैव टू गिव बैक इन सम वे एक्सेट्रा। तो मेरा तो वो जर्नी थी, उसकी वजह से पाकिस्तान आई एक्सेट्रा। मगर अपने आप को साइड पे रख के अगर मैं जनरल बात करूँ तो एक टेक्निकल बंदे के लिए ये चीज़ वाकई मुश्किल होती है कि किस तरह जो है वो एक क्योंकि टेक्नोलॉजी इज़ लेस देन हाफ ऑफ contributes less than half to the business success. It's all those other things that contribute. तो एक तो मैं ये हमेशा एडवाइस करती हूँ कि फाइंड अ को-फाउंडर। ऐसा को-फाउंडर हो कि जो कि आपकी स्ट्रेंथ्स को कॉम्प्लीमेंट करे, जो आप में वीकनेसेस हैं वो उसके अंदर स्ट्रेंथ्स हो। आज भी मैं इसके बारे में बात करी थी कि हाउ व्हेन यू फाइंड, जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई के नाम से, कि आप you find the intersection of 4 things: what you love, which is your passion; what you're good at, which is your vocation; what is good for the world, which is your mission; what you can be paid for, which is your profession. तो जब इन चारों चीज़ों का intersection मिल जाए, make that your quest, make that your entrepreneurial project. But जो single most determinant of success of that, which I feel, is कि आप ऐसे लोगों को ढूंढें जो वो शेयर करते हैं, जिनका इकिगाई वही है, और उन लोगों को ढूंढें। वो आपके ना विजन में सोलमेट्स बनते हैं, और फिर आप और उनकी स्ट्रेंथ्स और आपकी स्ट्रेंथ्स मिल के जो आपके पास नहीं है उनके पास होगा, तो ये एक कम्युनिटी एफर्ट एक बन जाता है। वो आपकी कम्युनिटी होते हैं, जो कि मैंने चाइना विजिट किया तो उसमें बहुत देखा, उसकी अलग से बात करते हैं। बट ये ये मेरी पहली एडवाइस होती है। दूसरी एडवाइस ये होती है कि डोंट पुट इन मनी शुरू में, ठीक है। ऑलवेज वो जो एजाइल मेथोडोलॉजी है ना, कि बहुत थोड़े पैसे, बी फ्रूगल एज हेल, ठीक है। अपने बहुत थोड़े पैसे लगा के एक MVP बनाए, उसको बल्कि एक प्रोटोटाइप बनाए, पहले उसको टेस्ट करें। मैं आपको अपनी एग्जांपल देती हूँ। हमने जब पहली दफ़ा ये दुकानदारों की ऐप बनाई तो हमने एक दुकानदार को बुलाया, प्रोटोटाइप था, उसको कहा जी चलो इसको इस्तेमाल करो। अच्छा। वो ऐसे दिखता रह गया उसे, फिर उसने एक बटन दबाया, दूसरा बटन दबाया। I was like, we have to bin this whole thing. ये नहीं चल सकती। So तो वो जब तक कि आप ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन नहीं करेंगे, लोगों से पूछ के नहीं होता। मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए थे और लोगों ने कहा ये वो, मगर जब एक्चुअल यूज़ करने पे आए ना, दैट वाज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट पीपल सेड। तो आप उनको ऑब्जर्व करें, एक छोटा सा प्रोटोटाइप बना के लोगों को यूज़ करने के लिए दे दें, फिर देखें कि लोगों का एक्सपीरियंस क्या है। प्रोडक्ट फिर उसी से ही बनेगी ना जो उनका फीडबैक। एग्जैक्टली। फिर उसके बाद बहुत थोड़ा पैसा डाल के MVP करें, उसको लिमिटेड लॉन्च करें, फ्रेंड्स, फैमिली और जो अर्ली इवेंजलिस्ट जिसे मैं कहती हूँ, उसमें आप जो है उनको सिर्फ लॉन्च कर लें, फिर देखें, फिर उसका फीडबैक आता है। आप ये देखेंगे 95+ % केसेस में ये होता है कि जो आपका ओरिजिनल आइडिया था ना, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है बाय द टाइम यू एक्चुअली टेक। जब तक आपका लॉन्च होता है ना, तो जो आपका पहला प्रोटोटाइप है और लॉन्च है, उनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता, ठीक है। तो ये बहुत कम पैसे लगा के उसको इस प्रोसेस के थ्रू गुजारें। बिजनेस मॉडल को बार बार चेंज करें, बार बार देखें कि
उस बिजनेस मॉडल को टेस्ट करें और फिर उसको रिफाइन करें। फिर उसको मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था, उसमें वो जो बिजनेस मॉडल कैनवस है ना, उसमें अंदर वो मैं पेपर्स लगा देती कि ये इस महीने का है, ये अगले 2 हफ्ते बाद का है, उससे 2 हफ्ते बाद का है, उससे 2 हफ्ते बाद का है, उससे 2 हफ्ते। इसको रिफाइन करते रहो, क्योंकि मुझे आई न्यू कि भाई दिस इज़ नॉट। हालांकि व्हेन आई स्टार्टेड बड़ा ह्यूमन सेंटर्ड डिज़ाइन, अपने कुछ दोस्त थे ऑस्ट्रेलिया में, वो कोई स्ट्रैटेजी लीड कर रहा था ऑस्ट्रेलिया के लार्जेस्ट टेल्को में। एक करीम का एक वो था सेकंड एम्प्लॉय, थर्ड एम्प्लॉय, वो अब ऑस्ट्रेलिया में एक कंपनी है, उसका CEO था। और सब डिफरेंट लोगों को मैं जो छुट्टी लो और मेरे पास आओ ज़रा, हम ये इसको ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, आई वांट गो बैक टू पाकिस्तान, आई वांट डू दिस। तो बड़ा ब्रेनस्टॉर्म करके वो चीज़ निकली थी। उसके बावजूद भी बाय द टाइम इट लॉन्च्ड इट वाज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी हैड कम अप विद। तो वो सारा करें। उसके बाद जब आप लिमिटेड लॉन्च करके उसको इम्प्रूव कर देते हैं, उसके बाद भी जब लॉन्च करें, जब आपको लगता है कि जब आप लॉन्च करें और वो 100 को ना शुरू हो जाए मार्केट में, और आप देखें कि ये वाला बिजनेस मॉडल चल गया, फिर उसमें अन्यवा पैसा डालें, फिर उसमें खुल के पैसा डालें, फिर उसे स्केल करें। चलें, अच्छी बात है। सो दूसरा मुझे ये बताएं, अभी क्लाउड का क्या आप फ्यूचर देख रही हैं पाकिस्तान में? क्लाउड टेक्नोलॉजी, फिर अब AI भी आ गया है, AI क्लाउड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स इनएविटेबल, क्योंकि देखिए मैं ना ऑस्ट्रेलिया में जब थी तो आई वाज ऑन द अदर साइड, क्योंकि मैं सिस्को में थी। सिस्को सेल्स डेटा सेंटर्स, तो वो बहुत जल्दी क्लाउडिफिकेशन हो रही थी। और शुरू में कहा जाता था क्लाउड कौन लेगी, बैंक्स तो कभी भी नहीं जाएंगे क्लाउड के ऊपर, क्लाउड क्या चीज़ है, वो अपना डेटा सॉवरेनिटी होती है, वो बैंक्स अपना डेटा रखेंगे किसी और के पास, और ये गवर्नमेंट इदारे तो नहीं जाएंगे। जैसे हमारी अभी बन गई है डेटा प्रोटेक्शन पॉलिसी हमारी। हाँ, हमारी बन गई। मैं तो बात कर रही हूँ काफ़ी साल पहले। अच्छा। पहले की ऑस्ट्रेलिया की बात है, 2015, 16, 17 की बात कर रही हूँ। तो उस वक्त नहीं जाएगा। और मैं ही कह रही होती थी ये चीज़ें कि नहीं क्लाउड पे क्या जाके करना है, कि हम तो क्लाउड के साथ कम्पीट कर रहे हैं ना, हम तो डेटा सेंटर सेल करते थे। हम कहते थे नहीं, ऑन प्रेम डेटा सेंटर बनाओ, क्लाउड पे क्या करना है। मगर आई सॉ us losing that narrative very quickly. It was inevitable. मतलब देखिए ना, किसको चाहिए कैपेक्स लाइबिलिटी? हार्डवेयर जो है वो इट डजेंट, उसकी एक लाइबिलिटी होती है। आप उसमें एक दफ़ा इन्वेस्ट कर लें तो उसके बाद आपको उसके साथ you're stuck for 2-3 years, ठीक है। आपका जो पाथ टू इनोवेशन है, आपने कोई चीज़ नई चीज़ करनी है, आपने पूरा उसका एक प्लान बनाना है, कैपेक्स आउटले करना है, सब कुछ करना है। क्लाउड पे आप कल टेस्ट करना शुरू कर दें, नहीं चला, फेल फास्ट, गेट इट आउट, डू समथिंग एल्स, ठीक है। तो क्लाउड में ये जो कैपेक्स को ओपेक्स कर देना, हार्डवेयर लाइबिलिटी को बाहर निकाल देना, फ्रिक्शनलेस कर देना, उस पर घुसना, टाइम टू इनोवेशन बहुत कम कर देना, फिर उसके अंदर जो है वो ये एक्सपेरिमेंटेशन की एबिलिटी जो आ जाती है वो आ जाना, फिर उसके अंदर जो है वो जो आपकी पे एज यू ग्रो की इलास्टिसिटी की अपॉर्चुनिटी है कि आप जितना यूज़ कर रहे हैं उतना पे करें, जितना नहीं यूज़ करें उतना ना पे करें, यू नॉट स्टक विद समथिंग। ये सारी चीज़ें इतने बड़े बेनिफिट्स हैं कि ये दे कैन नॉट बी इग्नोर्ड। तो ये इनएविटेबल है, ये होना ही होना है। ये बाकी दुनिया में हो गया, पाकिस्तान में ये होना ही होना है, ठीक है। पाकिस्तान इज स्लो टू अडॉप्ट, बट इवेंचुअली दिस इज़ वेयर द वर्ल्ड इज़ गोइंग। सो ये जो ऑन प्रेम डेटा सेंटर्स दिल गो अवे, दिल वेरी क्विकली गो। और देखिए ये स्टार्टअप्स मुमकिन ही कैसे हुई। अब ये देखते हैं बड़ी बड़ी जो स्टार्टअप्स हैं, ई कॉमर्स हैं, फिनटेक्स हैं, ये पॉसिबल ही नहीं हो सकती थी ना, क्योंकि आपकी बैरियर टू एंट्री हो जाता वो कैपेक्स जो आपने पहले अपना एक छोटा सा डेटा सेंटर सर्वर्स लेने, ये करने वो करने, कैसे कर सकते हैं। मतलब मैं तो ना माई इम्पैक्ट मीटर कर सकती, अगर मैं क्लाउड ना एग्जिस्ट करता तो माई इम्पैक्ट मीटर ना एग्जिस्ट करता, क्लाउड ना एग्जिस्ट करता तो ऊबर ना एग्जिस्ट करता, क्लाउड ना एग्जिस्ट करता तो एयरबीएनबी ना एग्जिस्ट करता, बहुत सारी ऐसी फूड पैंडा ना एग्जिस्ट करता, करीम ना एग्जिस्ट करता, ठीक है। ये कंपनीज जो है स्टार्टअप्स पॉसिबल इसलिए हुए बिकॉज दे आर बोर्न इन द क्लाउड। They didn't have to spend anything upfront. They started spending when they started getting revenue. So revenue is tied with the spend. Cloud makes that possible. तो क्लाउड ने आना ही आना है, कुछ इसको रोक नहीं सकता। क्लाउड का जो रोल है, एज मैं दोबारा कह रहा हूँ, जैसे AI भी अभी साथ में जोड़ा जा रहा है कि क्लाउड एंड AI टेक्नोलॉजी, कितना कोई रोल आप देख रही हैं इस वक्त? हमारा ऑब्वियसली पाकिस्तान में नॉइस तो है कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पे काम हो रहा है, बट अभी बहुत बड़ा सेक्टर है जिसकी अभी अडेप्टेशन बाकी है। तो ये भी मैं ज़रा समझना चाह रहा हूँ कि क्या AI का क्या रोल है इसमें, और फिर ऊपर से हमारी जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी चल रही है उसमें क्या इम्पैक्ट है क्लाउड? देखिए AI जो है वो तो पाकिस्तान को
अपॉर्चुनिटी लूज़ ही नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है, बार बार कह चुके हैं, बहुत दफ़ा रिपीट करती हूँ कि पाकिस्तान के पास बहुत बड़ा डेमोग्राफिक एडवांटेज है। और AI एक नई वेव है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ह्यूमन एवोल्यूशन में एक नई चीज़ आ रही है। और ह्यूमन बींग्स, द वे वी लिव, प्ले, लर्न, वर्क, हैव रिलेशनशिप्स, the way we interact is completely going to change. It's not even going to look, the world is not going to look the way it looks today in another 5 years because of AI. AI is such a huge transformation. तो पाकिस्तान के पास ये अपॉर्चुनिटी, पाकिस्तान ने बहुत सारी वेव्स पीछे मिस की। हम तो बैंड वैगन्स मिस किए। हाँ, हमने बहुत सारी बैंड वैगन्स मिस किए, ये हमें मिस नहीं करनी चाहिए। और इसमें क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि AI इतनी कंप्यूट स्टोरेज हंग्री चीज़ है कि वो लोग खुद नहीं बिल्ड कर सकते, वो क्लाउड से ही उस चीज़ को बोरो करके वो कर सकते हैं। अलमिया ये है कि आपने देखा होगा अब GPU बैन हो गया, NVIDIA में सेल ही नहीं, पाकिस्तान में GPU नहीं सेल होता, ब्लैक से सिर्फ मिलता है, और वो चाइना को भी नहीं सेल कर रहा। मसला ये है कि GPU आप अपना बना भी लें या चाइना अपना बना रहे PU, उसके इर्द गिर्द पूरा एक इकोसिस्टम बनता है। उसके मिडलवेयर होता है, उसके लैंग्वेजेस हैं बहुत सारी, मतलब आप अपना बना भी ले, वो इकोसिस्टम बनाने में टाइम लगेगा ना, वो कैसे बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा एक सेटबैक है मेरे ख्याल में, और जो कि बड़ा स्ट्रेटेजिक तरीके से, बड़ा पॉलिटिकली, आई फील इट्स वेरी पॉलिटिकली मैनूवर्ड, जो कि उन्होंने बैन कर दिया चाइना, पाकिस्तान और कंट्रीज़ में GPU सेल करना, और हमें उसमें से निकाल दिया, उस पूरी रेस में से निकाल दिया। इसका हमें कुछ ना कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा, कोई ना कोई डिप्लोमेटिक टॉक्स हो, जो भी हो। दिस इज़ समथिंग वी शुड जस्ट एब्सोल्युटली नॉट मिस। ठीक है, अभी आपने जिक्र किया जैसे चाइना गई थी आप, वैसे तो खैर बाकी कंट्रीज़ में भी आपका जाना हुआ है, क्या डिफरेंस देखा आपने, क्या देखा है, दुनिया किधर जा रही है? आई वॉज अमेज्ड। चाइना, देखिए मैं वेस्ट में ऑलमोस्ट हर एक बड़ी टेक कंपनी के कैंपस में जा चुकी हूँ, मगर जब मैं चाइना की एक बड़ी टेक कंपनी के ऑफिस में गई तो मैं आई वाज माइंड ब्लोन। एक तो ये कि आप जो ही चाइना जाते ही हैं ना, तो आप ये देखते हैं कि आप टैक्सी में बैठते हैं, ये टैक्सी आप हाई टेक, कहते हैं टेस्ला किधर रह गया, मतलब इट हाई टेक। उनकी आई थिंक मोर देन हाफ ऑफ द कार्स आर EV। ड्रोन्स टैक्सीज भी चल रही हैं वहाँ पे या नहीं? अभी नहीं है, उसका मैंने देखा नहीं, मगर इट्स आप नॉर्मल टैक्सी। फिर उनका गूगल, क्योंकि अमेरिका ने सारी चीज़ें ले ली, चाइना को सब निकाल दिया हर चीज़ से, उन्होंने हर चीज़ अपनी बनाई। उनका जो गूगल मैप का इक्विवेलेंट है वो मैं देख रही थी टैक्सी में, वो बताता है कि भाई इशारा में इतनी देर है, तुम अपनी स्पीड इतना रखोगे तो तुम्हें इशारे पे रुकना नहीं पड़ेगा। एवरीथिंग इज़ कनेक्टेड। वो गूगल मैप से कई ज़्यादा एडवांस्ड है। फिर WeChat पे मैं इंग्लिश में लिख रही थी, वो उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट होके वो बता रही थी, वो लिख रहा था चाइनीज़ में, वो मुझे मेरा जो है वो इंग्लिश में लिखा हुआ आ रहा था नज़र। सो इट वाज ऑल हैपनिंग इन रियल टाइम, मतलब मुझे चाइनीज़ आ ही नहीं रहा था कि मैं उसको ऑटो ट्रांसलेटेड आ रहा था। तो इट वाज रियल टाइम, तो दैट वाज क्वाइट अमेजिंग। उसके अलावा जो है वो और बहुत सारी टेक, देखिए 30 साल में मैंने कोई ऐसे मुल्क की मिसाल नहीं देखी जो कि 30 साल में फ्रॉम पॉवर्टी, लाइक फ्रॉम जैसे कहते हैं रैग्स टू रिचेस, इट्स नाउ एन इकोनॉमिक सुपर पावर, इट्स अ टेक्नोलॉजी सुपर पावर। और मैं उस ना टैक्सी ड्राइवर से वैसे बात कर रही थी, और जो और कॉलीग्स हैं वहाँ पे जिन्होंने इन्वाइट किया तो उनसे बात करी थी, तो उन्होंने कहा जी हमारे जो दादा अबू होते थे या जो हमारे बाप थे वो तो बहुत गरीब थे, हमारे पास तो खाने को नहीं होता था, हम तो प्रोटीन बड़ी सेक्रेड है। अभी भी वो क्या करते हैं कि वो अब चिकन है ना या डक है, उसका कोई भी पार्ट ज़ाया नहीं करते, सर भी नहीं ज़ाया करते, कोई पार्ट नहीं, क्योंकि वो इतनी सेक्रेड है, क्योंकि वो इतनी स्केर्स रिसोर्स था एक ज़माने में। अब हमने वो पैकिंग डक खाई ना, तो उसके थोड़ी देर बाद सूप आ गया, तो पता चला कि वही जो हमने डक खाई थी उसी की बोन का ये सूप है। दे डोंट थ्रो अवे, नहीं वो नहीं ज़ाया होने देते, क्योंकि वो उन्होंने देखा ना। तो 30 साल के इतने शॉर्ट स्पैन के अंदर इट ट्रांसफॉर्म्ड टू दिस, आई मीन इट्स, और उसमें कम्युनिटी थिंकिंग, उनका जो एक बहुत बड़ा उसका फैक्टर कम्यूनल IQ है, कलेक्टिव IQ है। इंडिविजुअल IQ शायद इतना हाई ना हो, मगर जो उनका कलेक्टिव IQ है ना, जिस तरह वो इत्तेफाक से चलते हैं। मैंने एक बहुत साल पहले कल्चर कोर्स किया था, तो उसमें चाइना और वेस्ट का जब डिफरेंस बताते थे, कहते कि चाइना में इट्स नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट कम्युनिटी, कलेक्टिव चॉइस होती है, जबकि वेस्ट में इट्स ऑल अबाउट मी। आई मीन आई कैन आइडेंटिफाई एज अ आई डोंट नो क्लॉक
पूरा like everybody has to believe me. ठीक है, it's all in the West, it's all about the individual, it's all about me, my choice, my this, my me. China is all about us. It's all about, you know, us as a community. Community mindset. Community mindset, I think that really contributed to their success. उनका एक और चीज़ मुझे बड़ी मज़े की लगी, उनका ना उस कंपनी में जिसकी मैं बात कर रही हूँ, by the way that company competes with every other technology company in the world. ठीक है, they make from EV bikes to, आपको पता चल गया होगा मैं किसकी बात कर रही हूँ, from EV bikes to telco equipment to now they're in the cloud as well. मतलब they're one of the 5 hyperscalers of the world. तो उनके पास मैंने एक पोस्ट कार्ड देखा, उसमें एक प्लेन की तस्वीर थी which was battered and bruised. हर तरफ उसको गोलियां लगी हुई थी प्लेन को. मगर वो प्लेन, उन्होंने उसको अपना एक तस्वीर, एक सिंबल बनाया हुआ है कि वो World War II का एक प्लेन था जिसको इतनी मार उसने खाई, मगर फिर भी somehow didn't give up, the pilot didn't give up and the plane landed back in China. So they, you know, इतने सालों से they said कि we are resilient, we are going to survive no matter what sanctions लगी, ये हुआ वो, we're going to survive, and survive they did. But now their mentality is changing. अब उनकी survival mode से निकल रहे हैं, defense mode से निकल रहे हैं. Now they're going all out. They're empowered now. Now they're empowered. अब वो कह रहे हैं भाई अब चाइना का दौर आ गया. तो वो मुझे नजर आया वहाँ पे, and I was pleasantly surprised. I was like, this is. So कमल, पाकिस्तान में AI को हमें क्या करना चाहिए कि we should start not only adapting AI but हमें कुछ करना भी है, काम भी करने हैं, you know, tools बनाने हैं, APIs बनानी है, क्या करना चाहिए? देखिए, आई थिंक कि अभी जो AI है ना, B2C है, बहुत ज़्यादा B2C पे फोकस है. ChatGPT है, ये कंज्यूमर AI है. B2B AI जब आएगी ना तो बहुत बड़ी यूनिकॉर्न्स बनेंगी. एग्रीकल्चर सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, हेल्थ सेक्टर ट्रांसफॉर्म होगा, AI सॉल्यूशंस आएंगी फॉर द रियल एस्टेट सेक्टर, AI सॉल्यूशंस आएंगी फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कोप है. एंड आई फील कि हमें वहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर, वहाँ पे अभी मैं एक AI कंपनी से मिली, पाकिस्तान में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर OCR ही करना, सारे जो उनके रिकॉर्ड्स थे उनको डिजिटलाइज करना शुरू कर दिया थ्रू AI, क्योंकि अदरवाइज बड़ा मुश्किल होता है. उसको थ्रू AI उन्होंने डिजिटलाइज करना शुरू किया. तो आई थिंक कि इस B2B सेक्टर के अंदर बहुत स्कोप है. यहाँ पे बहुत गैप्स भी हैं यहाँ पे, और ग्लोबल गैप्स हैं. पाकिस्तानी गैप्स नहीं है, ग्लोबल गैप्स हैं. और पाकिस्तान के अंदर डेटा इतना अवेलेबल है, पाकिस्तान के अंदर मार्केट का वॉल्यूम इतना ज़्यादा है, पाकिस्तान के अंदर यूज़ केसेस इतने ज़्यादा है कि इन सेक्टर्स के अंदर अगर आती है कोई B2B टाइप AI आती है तो उसके पास एक बहुत राइप टेस्टिंग ग्राउंड है. तो वो यहाँ पे आई थिंक बहुत स्कोप है. एक्सीलेंट. कोई मैसेज देना चाहें? मैं ये कहना चाहूँगी कि हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं, पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट है, तो बहुत सारी चीज़ें, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, हमारा इंटरनेट डाउन हो जाता है, और बहुत सारी और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एक्सेट्रा. मतलब मुल्क में एक नेगेटिविटी सा माहौल सा, एक वाइड स्प्रेड सा है. मगर बावजूद इस सब के मैं ये कहना चाहूँगी कि आई थिंक देयर इज़ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस कंट्री. There's lots and lots of opportunity. There's lots and lots of gaps. थोड़ा सा हमें गवर्नमेंट की ज़रूर सपोर्ट चाहिए. देखिए, छोटी छोटी चीज़ें, रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स, उसकी वजह से फंडिंग ना आना, और छोटी छोटी पॉलिसीज़, हालांकि बहुत चीज़ें हो भी रही हैं, पॉजिटिव भी हो रही हैं. इन थोड़ी चीज़ों को ज़रा ठीक किया जाए और होप लोगों के अंदर लाई जाए. इस मुल्क में अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है. सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो डेमोग्राफिक है. We have 64% of our population is less than 30. जो कि चाइना में एक चीज़ जो थी वो ये ज़रूर थी कि सारे जो आप बाहर चले जाओ सब बूढ़े नजर आ रहे. एजिंग पॉपुलेशन है, और बहुत सारे मुल्कों में ये मसला है. पाकिस्तान में तो ये we're the 6th youngest population. तो इस मायूस ना हो. नहीं, वो अग्री. देखिए, रेजिलिएंट तो हम हैं, और एक तरह से मैं कहूँगा कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग माइंडसेट भी हमारा एक काफ़ी बड़ा एक USP है, जहाँ तक मैं समझता हूँ. बट जिस तरह आपने ये कहा कि हमें एक जैसे कम्युनिटी थिंकिंग है आपके, आई थिंक इस चीज़ की अवेयरनेस हमें स्टार्ट करनी चाहिए. हम ज़रा सी कोई चीज़ होती है तो एकदम सब मिलके हम उसको बैशिंग स्टार्ट कर देते हैं और एक नेगेटिविटी स्प्रेड करना शुरू कर देते हैं. ये भी मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा एक एक्चुअली डिटेल हमें पता नहीं होती, और हम बस अपना कंट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं, और वो सोशल मीडिया पे जाके ऑब्वियसली दूसरे लोग उसको डिफरेंट तरीके से लेते हैं.
तो आई थिंक हमें इस चीज़ पे भी फोकस करना चाहिए कि जो हमारा नैरेटिव है वो अब थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव जाके कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव, नॉट ये कि वो एक हम एक इल्यूजन में रहते हैं वो वाला भी नहीं। तो वो मेरे ख्याल में होना चाहिए और उसको मेरे हिसाब से तो अगर इसको हम कुछ कर सके, बीइंग ऑब्वियसली हम लोग सब यहाँ पे यार, नॉट एवरीबॉडी इज गोइंग आउटसाइड के जी ठीक है बाहर रहते हैं, आप भी यहीं रह रही हैं पाकिस्तान में, हम भी यहीं रह रहे हैं। तो मेरे ख्याल में अब मिलके इस चीज़ पे अगर काम शुरू कर सकें, ये मैं सबको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हम ज़रा सी कोई चीज़ होती है उसको हम शुरू हो जाते हैं। रियल इंसिडेंट्स होते हैं बट हम लोग बहुत ज़्यादा जल्दी जज्बाती भी हो जाते हैं हर एक चीज़ के ऊपर कि हमारे इमोशन बहुत इसमें आते हैं। सो ये चीज़ है। मैं इसमें ये ऐड करूँगी कि देखें हम ना पाकिस्तानी सोसाइटी इज़ अ सोसाइटी ऑफ इंडिविजुअल्स। हम बहुत ज़्यादा कम्पीट करते हैं, हम बहुत ज़्यादा जो है वो क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान में इट्स ऑल अबाउट माई सक्सेस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन का बर्दाश्त ही नहीं है ना, डिफरेंस ऑफ पोलराइजेशन बहुत ज़्यादा है, टॉलरेंस बहुत कम है। तो अगर वो माई सक्सेस टू आवर सक्सेस के माइंडसेट चेंज करें ना, फ्रॉम अ स्केर्सिटी फ्रेमवर्क माइंड फ्रेम टू एन फ्रेमवर्क माइंड फ्रेम ऑफ अबंडेंस, कि भाई रिसोर्सेज लिमिटेड नहीं है, देयर इज वी डोंट हैव टू शेयर द सेम पाई, लेट्स मेक द पाई बिगर। ये वाला अगर हमारा माइंडसेट चेंज हो तो आई थिंक के जो कि इंडियंस में है, आपने देखा होगा इंडियन डायस्पोरा जो है वो अगर एक कोई टेक कंपनी में कोई इंडियन आ जाता है किसी लीडरशिप पोजीशन में, उसके नीचे सारे इंडियंस हो जाते हैं। इवन दुबई में भी ऐसा मैंने ये देखा है कि वो इंडियन जो इकोसिस्टम है तो वेरी स्ट्रॉन्ग। पाकिस्तानी का ऑब्वियसली यही होता है, हम लोग स्प्लिट बहुत हैं, वो आप ये हो आप वो, हम लोग लिंगुअल इश्यूज एंड रिलीजियस इश्यूज हमारे बहुत ज़्यादा। थैंक यू कमल, इट्स नाइस मीटिंग यू और अच्छी हमारी डिस्कशन रही। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको एक और पॉडकास्ट पे भी इंशाल्लाह बुलाते हैं। Thank you so much, Kamal, for having me. Thank you so much जी। प्लीज़ कीप वॉचिंग CXO पॉडकास्ट। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।